नमस्कार। 14 जुलाई के करंट अफेयर के साथ द एजुकेशन फेयर में आपका स्वागत करता हूं। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन के द्वारा देश भर के स्कूली छात्रों के लिए एटीएल ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल लॉन्च किया गया है। इस मॉड्यूल को भारत स्टार्टअप प्लेजमो के सहयोग से लॉन्च किया गया है और एटीएल ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल टिंकरिंग लैब्स के तहत आने वाली समय में स्कूली छात्रों के कौशल के सुधार करेगा और उन्हें ऐप उपयोगकर्ता से ऐप का विकसित करने वाला बनाएगा। ये देखिए क्या है, इसको मैं समझाता हूँ। देखिए, नीति आयोग ने हाल ही में एक डिसीजन लिया है। जब से हम 59 जो ऐप्स हैं, चाइनीज़ ऐप्स, वो बैन हुए हैं, तब से एक योजना के तहत ये निर्धारित किया जा रहा है कि किस प्रकार से भारत में ऐप्स डेवलपर बन सकते हैं। उसके लिए हम क्या निचले स्तर से, कॉलेज स्तर से, स्कूल स्तर से इसकी शुरुआत कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने एक पहले एक योजना स्टार्ट की थी एटीएल नाम से, एटीएल अटल टिंकरिंग लैब। तो इन लैब में क्या होता था, विभिन्न प्रकार की जो है स्टार्टअप्स के बारे में जानकारी दी जाती थी और उसकी जो है प्रशिक्षण दिया जाता था। अब एटीएल, इसमें जो एक चीज़ और ऐड कर दी गई है, एटीएल ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल। इसके द्वारा क्या किया जाएगा, हम लोग जो ऐप को क्या करते हैं, अभी उपयोग करते हैं, तो हम उपयोग करता हुए, लेकिन हम क्या ऐप डेवलपर बन सकते हैं, उसके लिए जो है वहाँ पर शिक्षा दी जाएगी। और ये इंडिया इस प्रकार का पहला ऐसा देश बन जाएगा कि जो ऐप डेवलपमेंट की शिक्षा इतने बड़े स्तर पर प्रदान करेगा। अगर हम बात करें देगा कौन, ये देखिए प्लेजमो जो है, जो एक भारतीय स्टार्टअप है, इसका सहयोग लिया जाएगा और इसके द्वारा ये एटीएल को विस्तारित किया जाएगा। भारत ब्रिटेन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई के जरिए निवेश करने वाला दूसरा सबसे बड़ा निवेशक बन गया है। देखिए, भारत ने पिछले कुछ वर्षों में जो ब्रिटेन में निवेश किया है, उसमें जो है अब इसका जो पोजीशन है वो सेकेंड पोजीशन हो गई है। तो फर्स्ट पोजीशन किसकी है? फर्स्ट पोजीशन है यूएसए की। और इसके अंतर्गत जो अगर हम भारत की बात करें, तो भारत ने वहाँ पर लगभग 120 जो है परियोजनाओं को संचालित कर रहा है, जिसमें लगभग 5429 लोगों को इसने रोजगार सृजित किए हैं। उसके बाद में इसमें कौन से देश आते हैं, जैसे जर्मनी है, फ्रांस है, चाइना है, ये बाद में आते हैं। अच्छा, अभी एक भारत और यूरोपियन यूनियन की एक डील होने वाली थी, वो ट्रेड डील होने वाली थी, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से वो डील अभी फाइनल नहीं हो पाई है। जब ये डील हो जाएगी तो भारत जो है और बड़े स्तर पर जो है इसमें जो है एफडीआई इन्वेस्ट कर पाएगा और दोनों देशों के बीच जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है उसमें भी बढ़ोतरी होगी। एनटीपीसी लिमिटेड को प्रतिष्ठित CII-ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2019 के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए, अगर हम एनटीपीसी की बात करें तो एनटीपीसी जो है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन जो है, ये विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत आती है और ये भारत की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादन कंपनी है। और इसके जो है ये अवार्ड किस लिए दिया गया है, ये दिया गया है कॉरपोरेट उत्कृष्टता श्रेणी के लिए, कॉरपोरेट एक्सीलेंस सीरीज़ के लिए इसको अवार्ड दिया गया है। उसमें इसने जो है उत्कृष्ट उपलब्धि हासिल की है और इसलिए जो है एनटीपीसी लिमिटेड को जो है CII-ITC अवार्ड से सम्मानित किया गया है। देखिए, इसने और क्या काम किए हैं। देखिए, इसने गर्ल एम्पावरमेंट के लिए काफ़ी कार्य किए हैं, इसने बालिकाओं की शिक्षा के लिए काफ़ी पैसा दिया है और SDG जो गोल है हमारे, SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इसके बारे में मैंने कल भी बताया था। तो इसमें जो है इसने क्या किया है, इसमें भी इसने काफ़ी योगदान किया है और जो इसका लक्ष्य क्या है 2030, इस 2030 में जो है हमको ये लक्ष्य प्राप्त करना है। और हमने निर्धारित कब किया था, ये हमने निर्धारित किया था 2015 में और ये 15 वर्षों का जो है लक्ष्य होगा हमारा। गूगल के CEO सुंदर पिचाई ने गूगल फॉर इंडिया डिजिटाइजेशन फंड के लिए $10 बिलियन की राशि देने की घोषणा की है। देखिए, जो गूगल के CEO सुंदर पिचाई हैं, ये भारत के ही मूल निवासी हैं और इन्होंने जो है एक स्कीम के थ्रू गूगल फॉर इंडिया डिजिटाइजेशन फंड के तहत $10 बिलियन, काफ़ी बड़ा अमाउंट है, अर्थात अगर इसको हम इंडियन करेंसी में देखें तो 75,000 करोड़ रुपए, 75,000 करोड़ रुपए जो है ये भारत में अगले आने वाले 5 से 7 सालों में इन्वेस्ट करेगा, जिसके द्वारा क्या होगा, भारत में काफ़ी नौकरियां सृजित होंगी और जो है डिजिटाइजेशन में भी हेल्प मिलेगी। अगर देखिए हम और बात करें इसके कुछ, इसने एक गूगल फॉर इंडिया के नाम में ही
एक और ने घोषणा की है, वो क्या की है कि जो दिसंबर है ये इस बार का, उसमें जो है लगभग 22,000 जो सीबीएसई स्कूल हैं उसको ये उसके लगभग 1 मिलियन, एक लगभग 10 लाख जो शिक्षक हैं उनकी जो है भागीदारी सुनिश्चित करेगा और उनको जो है अपने प्रोग्राम से जोड़ेगा। तो ये भी याद रखिएगा, गूगल के सीईओ सुंदर पिचई और लुइस हैमिल्टन, ये देखिए मर्सिडीज़ के ब्रिटेन रेसर हैं, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में स्पीलबर्ग के रेडबुल में हुई स्टायरिन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीत ली है। ये किसने जीती है? देखिए लुइस हैमिल्टन ने। दो प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है कि स्टायरिन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती है, तो लुइस हैमिल्टन ने। लुइस हैमिल्टन कौन सी गाड़ी के ड्राइवर हैं, तो मर्सिडीज़ के। लुइस हैमिल्टन किस देश के निवासी हैं, तो ब्रिटेन के। और ये आयोजित कहाँ हुई थी, तो ये हुई थी स्पीलबर्ग। स्पीलबर्ग कहाँ है? ऑस्ट्रिया में। ये इस साल की और कोरोना काल की दूसरी रेस है। और पहली रेस कहाँ हुई थी? पहली रेस भी हुई थी ऑस्ट्रेलिया के स्पीलबर्ग में। उसका नाम क्या था? उसका नाम था ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स। तो उसको किसने जीता था? ऑस्ट्रियन ग्रांड प्रिक्स को उसको जीता था वोल्टेरी वोल्टास ने। और ये निवासी हैं फिनलैंड के। लेकिन ये ड्राइवर किसके हैं? ये भी जो है मर्सिडीज़ के ड्राइवर हैं। ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2018 के चौथे संस्करण में कैमरे को दुनिया का सबसे बड़ा वन्य जीव सर्वेक्षण होने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। देखिए अभी भारत ने जो है 2018 में जो सर्वे किया था कैमरे के द्वारा, और ये जो है काफ़ी व्यापक सर्वे था, और इसके द्वारा भारत ने जो है दुनिया में एक रिकॉर्ड दर्ज किया है कि इतने बड़े स्तर पर, इतने बड़े भूभाग पर कैमरों के माध्यम से और जो है फील्ड के में भी जा कर के इस प्रकार का जो है इतना बड़ा सर्वेक्षण किया है। तो इसके कुछ आंकड़े देख लेते हैं। 1,21,337 वर्ग किलोमीटर पर यह सर्वे किया गया है, और इसमें लगभग 26,838 कैमरों का उपयोग किया गया, और लगभग 3,48,00,000 से ज़्यादा फ़ोटो ली गई हैं इस बात जनगणना में। तो ये जो है याद रखिएगा। और ये किसके द्वारा किया जाता है? देखिए ये पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत आता है, NCTP, नेशनल कंजर्वेशन ऑफ टाइगर प्रोटेक्शन, इसके द्वारा, और बहुत सारी NGO का भी इसमें सहयोग लिया गया है, इसके द्वारा ये सर्वे किया गया है। और इसके द्वारा जो पता चला है, जो सबसे ज़्यादा शेरों की संख्या है वो MP में है, फिर जो है कर्नाटक में है, और थर्ड पर जो है उत्तराखंड है, और सबसे ज़्यादा जो बढ़ोतरी हुई है वो मध्य प्रदेश में ही हुई है। जाने माने गुजराती कार्टूनिस्ट अवाद बिन हसन जामी का निधन हो गया। देखिए कार्टूनिस्ट थे और गुजरात के रहने वाले थे, अवाद बिन हसन जामी, इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। सामान्य और स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र की कंपनियों को कम अवधि के लिए कोरोना कवच स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों को शुरू करने के लिए भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण रेगुलेटरी फॉर डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDAI से मंजूरी मिल गई। देखिए अभी एक स्कीम स्टार्ट की जाएगी कोरोना कवच नाम से, जिसको जो है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके द्वारा ये स्टार्ट किया जाएगा। तो इसमें क्या होगा स्कीम में? देखिए इसमें क्या होगा, 50,000 से 5 लाख तक जो है इसमें जो है कवर रहेगा। और इसमें किसको कवर किया जाएगा? इसमें कवर किया जाएगा 18 से 65 साल की उम्र के लोगों को, और जिस फैमिली को होगा, पूरी फैमिली को, बच्चों को, बूढ़ों को, सबको इसमें कवर किया जाएगा। एशियाई क्रिकेट परिषद एशियन क्रिकेट काउंसिल ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट को जून 2021 तक स्थगित करने की घोषणा की है। देखिए ये टूर्नामेंट होना था, लेकिन कोविड-19 की वजह से टूर्नामेंट स्थगित कर दिया गया है। ये टूर्नामेंट होना था कहाँ? 2020 का। ये होना था 2020 का सितंबर 2020 में होना था, और ये होना था पाकिस्तान में। अब इसे कैंसिल कर दिया गया है, और अब ये होगा अब जून 2021 में, और ये कहाँ होगा? अब ये होगा श्रीलंका में। लेकिन 2022 का जो होगा वो होगा पाकिस्तान में। वर्ल्ड मलाला डे। देखिए यूनाइटेड नेशन ने क्या किया है, युवा मलाला कार्यकर्ता यूसुफजई के योगदान को सम्मानित करने के लिए 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस को मनाने के रूप में घोषणा की है। ये देखिए पाक की निवासी हैं, और जब ये 13 वर्ष की थी तब क्या हुआ था, जो तालिबानी थे वो स्कूली शिक्षा का विरोध करते थे महिलाओं की,
और ये क्या करती थी, पढ़ाई करना चाहती थी, तो तालिबानियों ने इनको जो है गोली मार दी थी। लेकिन उसके बावजूद ये जो है इन्होंने अपने विचार नहीं बदले और उसके बाद में काफ़ी चर्चा में आई। फिर 2014 में इनको जो है नोबेल अवार्ड भी दिया गया शांति के लिए। लेकिन क्या आप बता सकते, और ये सबसे कम उम्र की, मात्र 17 वर्ष की थी जब इन्हें नोबेल मिला था, और ये अब तक की सबसे कम उम्र की जो है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली बन गई हैं। क्या आप कोई कमेंट में ये बता सकता है कि ये नोबेल जो दिया गया था वो किसे शांति का नोबेल साथ में दिया गया था? वो मैं हिंट देता हूँ, वो भारत के ही थे जिनके साथ में जो ये नोबेल इन्हें दिया गया था। इन्होंने अभी एक अपनी ऑटोग्राफी लिखी थी, ऑटोबायोग्राफी, आई एम मलाला नाम से, तो वो भी याद रखिएगा। और 2012 में इनको जो है एक और पुरस्कार दिया था, राष्ट्रीय युवा शांति पुरस्कार। ये किसने के द्वारा दिया गया था? ये दिया गया था पाकिस्तानी गवर्नमेंट के द्वारा ही। चलिए कुछ प्रश्न देख लेते हैं। देश भर में स्कूली छात्रों के लिए ATL ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल किसने लॉन्च किया है? देखिए ये लॉन्च किया है नीति आयोग ने। ATL ऐप डेवलपमेंट, अटल टिंकरिंग लैब ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल। इसके द्वारा क्या होगा, ऐप कैसे बनाया जाए इसकी जो है ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है। और नीति आयोग की बात करें, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो हमारे देश के प्रधानमंत्री होते हैं। अगर उपाध्यक्ष की बात करें, उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार और CEO हैं अमिताभ कांत। अभी और कुछ बात करेगा नीति आयोग के बारे में। देखिए अभी एक इसने प्रोग्राम चलाया था, नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल, नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल, जिसके द्वारा क्या किया जाएगा, कोविड-19 के समय हमारे जो व्यवहार में किस प्रकार से परिवर्तन करना है। एक प्रोग्राम चलाया था युक्ति 2.0, एक प्रोग्राम चलाया था डिस्कार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। जो हमारे देश में ट्रांसपोर्ट चल रहे हैं, जो भी हमारे परिवहन है, उसमें जो है किस प्रकार की नीति नियंताओं का बदलाव करना है उसके बारे में ये निर्धारित करना था। तो कौन कौन सी, नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल्स एंड डिस्कार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। ब्रिटेन में दूसरा सबसे बड़ा निवेशक कौन सा देश बन गया? तो ब्रिटेन में दूसरा बड़ा निवेशक बन गया भारत, और इसने उसमें क्या किया, 120 परियोजनाओं में लगभग 5429 रोजगार सृजित किए हैं। और उसके बाद में पहले नंबर पर कौन है? पहले नंबर पर यूएस है, उसके बाद में जर्मनी, फिर फ्रांस और फिर चीन है। देखिए अगर हम बात करें FDI के मामले में, तो FDI के मामले में एक और बात कर लेते हैं कि भारत को जो है FDI में सबसे ज़्यादा FDI कहाँ से आई थी इस बार? वो आई थी सिंगापुर से। और FDI के मामले में 18% की बढ़ोतरी भी हुई, और विश्व में FDI के प्राप्त करने में भारत की पोजीशन 9 थी, ये भी याद रखिएगा। प्रतिष्ठित CII ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन को, और ये जो है विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली एक इकाई है, और इसकी उत्कृष्टता के लिए ये अवार्ड दिया गया है। इसने जो है गर्ल एम्पावरमेंट और SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए और श्रम सूचना प्रबंधन के लिए भी कार्य किया है, और इसी के लिए ये दिया गया है इसको CII ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2020। किस संस्थान ने डिजिटाइजेशन फंड के लिए $10 बिलियन की राशि की घोषणा की है? देखिए ये घोषणा की है गूगल ने, और गूगल के CEO हैं ये हमारे सुंदर पिचई। सुंदर पिचई। अगर हम और बात करें कुछ अभी हाल की ही योजनाओं के बारे में, तो अभी हाल ही में देखिए गूगल करेंट नाम से जो गूगल प्लस था उसको रिलॉन्च किया गया था, और कम्युनिटी किचन जो है उत्तर प्रदेश में गूगल के सहयोग से स्टार्ट किए गए थे। गूगल ने एक सोडार ऐप लॉन्च किया था, सोशल डिस्टेंसिंग ऐप। इसके आपके कैमरे से ही पता चल जाएगा कि आपसे दूरी बनाने के लिए क्या करना है और कैसे मतलब दूरी बना के रखनी है। जब भी कोई 2 मीटर की नज़दीक आएगा तो ये आपको जो है सूचनित कर देगा, ठीक है। और जो हमारी जो रेल वाईफाई चलती है, रेल टेल, वो भी जो है गूगल के द्वारा ही प्रदान की जाती है, तो इसे याद रखिएगा। अगर हम बात करें इसकी स्थापना, देखिए इसकी स्थापना जो है की थी सर्जे बिन और लैरी पेज ने, और इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया US में, ठीक है। इसका CEO यही है सुंदर पिचई। स्टायरन ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता है? तो ये देखिए जीत लिया है लुइस हैमिल्टन ने, और ये इस वर्ष की जो है दूसरी ग्रैंड प्रिक्स है, और ये हुई थी कहाँ? ये हुई थी ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया के कहाँ? स्पीलबर्ग में हुई थी। और ये पहली जो रेस हुई थी ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स, उसको जीता था वोल्टरी वोल्टास ने। और ये लुइस हैमिल्टन है, ये ब्रिटेन के निवासी हैं और मर्सिडीज़ के ड्राइवर हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। और वोल्टरी वोल्टास ये भी जो है फिनलैंड के निवासी हैं और जो है मर्सिडीज़ के ड्राइवर हैं।
कैमरे से दुनिया का सबसे बड़ा वन्य जीव सर्वेक्षण होने का गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड शामिल है। ये किसने किया है? ये किया है देखिए भारत ने। और इसमें जो है 1,21,337 किलोमीटर स्क्वायर पर ये सर्वे किया गया और 26,000 लगभग 838 कैमरे यूज़ किए गए। लगभग 3,48,00,000 फ़ोटो ली गई। किस राज्य में जाने माने कार्टूनिस्ट अवाद बिन हसन का जामी का निधन हुआ है? तो ये गुजरात में निधन हुआ है। सामान्य और स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र की कंपनियों को कम अवधि के लिए कोरोना कवच स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों को शुरू करने के लिए किसने मंजूरी दी है? तो ये दी है IRDAI ने, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। ठीक है, इसके अभी इसने और एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था, कौन सा? इंडियन पैंडेमिक रिस्क पूल। और इसके जो है 9 सदस्यीय टीम बनाई जाएगी जो कोविड-19 के प्रभावों को देखेगी। और इसमें जो हेड बनाए गए हैं वो कौन बनाए गए हैं? सुरेश माथुर। तो ये भी याद रखिएगा। एशिया कप टूर्नामेंट को कब तक के लिए स्थगित किया गया? तो ये देखिए जून 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। और इस बार की जो मेज़बानी करेगा अब वो करेगा श्रीलंका अगले साल 2021 में, और उसके बाद में 22 में करेगा पाकिस्तान। तो ये भी याद रखिएगा। अगर हम बात करें किया किसने है, ये किया है ACC, एशियन क्रिकेट काउंसिलिंग ने। और ये जो है इसमें 24 कंट्रीज़ सम्मिलित हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1983 में और इसका हेडक्वार्टर है कोलंबो, श्रीलंका ने। और इसके हेड हैं नजमुल हसन, इनका नाम याद रखिएगा, नजमुल हसन का। और कोलंबो से एक प्रश्न और याद रखिएगा, अभी जो है कोलंबो गवर्नमेंट ने, जो हमारी वह श्रीलंका की गवर्नमेंट है, उसने कहा है कि जो जापान और इंडिया जो एक सहयोग से दोनों जो है कोलंबो पोर्ट को डेवलप करने वाले थे, लीज पर लेने वाले थे 49% स्टेक, उसको है अब वो क्या करेंगे, वो रिव्यू करेंगे। मलाला दिवस कब मनाया जाता है? तो मलाला दिवस मनाया जाता है 12 जुलाई को, इसे याद रखिएगा। और ये मनाया किसके द्वारा जाता है? ये यूनाइटेड नेशन द्वारा मनाया जाता है। और 2014 में सबसे कम उम्र की नोबेल पाने वाली ये महिला बनी थी। और ये जो है बच्चों के लिए और महिलाओं की शिक्षा के लिए इन्होंने काफ़ी कार्य किया है। और आई एम मलाला ये बुक इन्होंने लिखी है। वॉन करमन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया के सिवान को। ये कौन है? ये इसरो के हेड हैं। और इसरो के बारे में बात करें, इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 में। और साइबर स्पेस प्रतियोगिता इसी ने स्टार्ट की है। युविका प्रोग्राम इसरो ने स्टार्ट किया है। और अभी इसी मैंने कल ही बताया था, ब्राज़ील का जो सैटेलाइट है अमेजोनिया फर्स्ट, इसको भी लॉन्च करेगा इसरो। और गगनयान प्रोग्राम को भी कौन लॉन्च करेगा? अगले वर्ष जो है 2022 में लॉन्च करेगा इसरो। ठीक है, इन्हें याद रखिएगा। और जी सतीश रेड्डी ये DRDO के हेड हैं, ये भी काफ़ी चर्चा में रहे हैं। शोभा शेखर, इनको ऑस्ट्रेलियन मेडल ऑफ द ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है। और रंजीत राव को विशिष्ट नासा मेडल से सम्मानित किया गया है। तो ये सारे प्रश्न याद रखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कीजिए और लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू।